प्यारे बच्चों, मैं आपका निराला सर आपके प्यारे चैनल यूट्यूब के निराला सर क्लासेस में मैं आपके साथ उपस्थित हूँ और आप 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 6ठी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। यानी आप प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक नया विषय पढ़ना है और इस विषय का जो पहला अध्याय है वह विज्ञान का अनूठा संसार पढ़ना है। यानी 6ठा क्लास के पहला अध्याय में आपको पढ़ना है विज्ञान का अनूठा संसार। तो आइए हम विज्ञान के अनूठे संसार के बारे में जानते हैं। यानी यह विज्ञान का अनूठा संसार है क्या। तो हम लोग हमेशा अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये आसपास की जो चीज़ें हैं उसे हम परिवेश के नाम से जानते हैं। तो एक शब्द ये परिवेश है, ये क्या है, परिवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको आप जानिए कि परिवेश किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी जगह के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह वातावरण जो उसको चारों ओर से घेरे रहता है। समझ रहे हैं? व्यक्ति, वस्तु या जगह को चारों ओर से जो घेरे हुए रहता है उसको हम परिवेश कहते हैं। यह परिवेश जो है भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और वातावरणीय तत्व के होते हैं और इसके अलावे भी अन्य तत्व भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आप समझ गए कि परिवेश क्या है। यानी आपके आसपास के चारों तरफ की जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी परिवेश हैं। अब है कि संसार के इन तत्वों के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और वातावरणीय जो है ब्रह्मांड के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आने वाले हैं, इन चीज़ों के बारे में जब हम काफ़ी जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमको काफ़ी खुशी होती है और काफ़ी आनंद का हम अनुभव करते हैं। इसके बारे में जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं उस विषय को विज्ञान विषय के नाम से जाना जाता है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपका आसपास का वातावरण, परिवेश, ऊपर का वातावरण, ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ें बच्चे देख रहे हैं। अब है कि जिस विषय को हमको पढ़ना है वह विषय है विज्ञान। तो ये विज्ञान क्या है, यानी विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतों को खोलता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। इसके अंतर्गत यह प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने का भी एक तरीका है। तो ये जो हमारे मन के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, जो हम प्रश्न पूछने का या प्रयोग करने का या उसका कुछ निष्कर्ष निकालने का, इसकी जो इच्छा होती है, जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है, इस जिज्ञासा के कारण ही आपके 6ठे क्लास के विज्ञान विषय का नाम ही जिज्ञासा रख दिया गया है। आपके पुस्तक का सबसे ऊपर में जो नाम है विज्ञान विषय का, उसका नाम जिज्ञासा है। हमारे अंतर्गत जो जिज्ञासा जो जागृत होती है, जैसे आप हम लोग रात में छत पर कभी सोते हैं या फिर खुले मैदान में रहते हैं तो हम आकाश के चमकते तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तारे चमकते क्यों हैं। हम फूल को देखते हैं और सोचते हैं कि इसको कैसे पता है कि कब खिलना है, और यह अपने समय से खिल जाता है। हम
घास के छोटे छोटे तिनके से लेकर और जंगलों तक, यानी पौधों के एक बृहद क्षेत्र में जो उगा हुआ होता है वो जंगलों तक, और बालू के छोटे छोटे कण से लेकर के पर्वतों तक के बारे में सोचते हैं, और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी को उजागर करते हैं, और इसमें विज्ञान जो है हमारी सहायता करता है, मदद करता है। हम मरुस्थल की बृहद सीमाएं, कितना बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र, बालू का टीला, बालू ही बालू, रेत ही रेत दिखाई देता है। तो मरुस्थल की बृहद सीमाएं, समुद्र तट की लंबाइयाँ जो दिखाई नहीं पड़ती है, एक छोर से दिखेंगे तो दूसरा छोर ही नहीं दिखेगा, इतना आप होता है उसकी लंबाई होती है समुद्रों की। और उससे भी अलग होता है समुद्र तल की गहराइयाँ। और ऊपर हम अगर जो देखते हैं आसमान की तरफ, तो आकाश की व्यापकता, कितना बड़ा आसमान जो है, लगता है कि हमारे सिर के ऊपर से पूरे दुनिया को ढके हुए है। इसके अलावे खेल के मैदान से लेकर के रसोई घर में बनने वाले व्यंजनों तक विज्ञान का चमत्कार हमको देखने को मिलता है। आप नीचे के इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, टीले हैं, रेत है, छोटे छोटे पौधे हैं। नीचे के तस्वीर में आप देखिए तो कुछ बड़े पौधे भी हैं, खजूर के पौधे आपको दिख रहे हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले आक और कैक्टस जैसे पौधे होते हैं, और खजूर के मीठे फल भी हमको इससे प्राप्त होते हैं। आसमान में जो तारों का समूह होता है, सप्त ऋषि होते हैं, कई तरह के ग्रह होते हैं। एक ग्रहों को आप देख सकते हो, ऊपर के तस्वीर में आप देख रहे हैं सौर मंडल है, और सौर मंडल के अंतर्गत दिखने वाले आपके ग्रह दिख रहे हैं। उसके अलावे आप नीचे के तस्वीर में देखेंगे तो आकाशगंगा, मंदाकिनी की एक लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है। वही जो है समुद्र तल का किनारा, और समुद्र में पड़ा हुआ असंख्य खनिज भंडार जो दबा हुआ है, वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमको विज्ञान से ही प्राप्त होती है। विज्ञान आज भी एक पहेली है, और प्रत्येक जो नई खोज होती है उस पहेली में एक टुकड़ा की तरह जुड़ते जाता है। और जो नई नई खोज जो हो रही है प्रत्येक दिन, विश्व के हर क्षेत्रों में वैज्ञानिक एक नई नई खोज कर रहे हैं। ये खोज जो है हमारी समझ को बढ़ाने का काम करता है। और जब आप पढ़ोगे, आगे मेहनत करोगे, तो आप स्वयं उन चीज़ों को करने लगोगे, प्रयोग को। हम आपको प्रत्येक अध्याय के बाद में, पढ़ाने के बाद में, पीबीएल के अंतर्गत, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट तैयार करवाया जाएगा। और इसके लिए आपको एक अलग से किताब भी उपलब्ध है जिसका नाम है कौशल बोध। उस किताब में आपको व्यावसायिक शिक्षा और गतिविधि की पुस्तिका इंक्लूड किया हुआ है, उसमें सन्निहित है। तो आप इस किताब को अगर जो देखेंगे तो उसका जो पहला परियोजना है उसके अंतर्गत आपको किचन गार्डन यानी विद्यालय रसोई उद्यान के बारे में पढ़ना है। आप इसके अंतर्गत कई चीज़ों को जानेंगे, विस्तार से देखेंगे और उसको करेंगे भी। लेकिन हम अभी उस विषय के बारे में न करके विज्ञान के चमत्कार के बारे में ही, जो अनूठा संसार है उसके बारे में ही अभी अध्ययन करेंगे। और हम जानते हैं कि जो इस सौर मंडल है, अभी ऊपर की तस्वीर में मैं बता रहा था कि जो सौर मंडल है उस सौर मंडल में कई ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और उस 8 ग्रह में पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर कि पर्यावरण है और इस पर जीवन भी है। इस पर्यावरण और जीवन की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, और हम इस दायित्व को निभा भी रहे हैं, हम लोग सब मिल करके निभा रहे हैं।
इस पृथ्वी पर जीवन का अनेक अद्भुत विविधता आपको देखने को मिलता है। जैसे में कि एक बीज जो है पौधा और फिर एक पेड़ बन जाता है। आप नीचे की इस तस्वीर में देखिए, सीड जर्मिनेशन यानी बीजों का अंकुरण के बारे में बताया गया है। एक बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है, इसकी कल्पना हम नहीं करते हैं। लेकिन जब बीज का अंकुरण होता है, बीज बढ़ता है, उसकी पत्तियां निकलती है, फिर छोटा पौधा तैयार होता है और धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ वर्षों में एक विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी तरह से एक अंडा जो है उससे कैटरपिलर तैयार होता है और धीरे धीरे बढ़ते 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 वह जो है एक तितली का रूप धारण कर लेता है। यह क्या है? यह विकास का एक क्रम है। इससे विकास हमको प्रतीत होता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि एक बीज से पौधा बन जाना, एक अंडे से पूर्ण तितली का बन जाना, ये कैसे होता है? यह विकास कैसे होता है और इस विकास के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो आप जानिए कि हमारे शरीर के विकास के लिए, इन पौधों के विकास के लिए, इन तितलियों के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा मिलता कहाँ से है? तो यह ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होता है। ये पृथ्वी जो है हमारी, जिस पर पर्यावरण और जीव है, इस पृथ्वी पर अनेक तरह की विविधताएं भरी पड़ी है और अनेक तरह की विविधताएं होने के कारण हमारा भोजन जो है भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाता है और उन विभिन्न प्रकार के भोजन से हम ऊर्जा की प्राप्ति करते रहते हैं। जैसे कि आप भिन्नता में देखिए कि पौधे जो हैं वो भी सजीव हैं, जंतु वो भी सजीव हैं, लेकिन इनको भोजन करने की प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। पौधे अपना भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है उसका अलग है, यानी पौधे जो है वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और जो जंतु हैं वह अपना भोजन की प्रक्रिया अलग रहती है उनकी, और वे अलग से भोजन तैयार करते हैं। पौधे स्वपोषी कहलाते हैं और जंतु परपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी और परपोषी अलग से होता है। और जंतु, पौधे तो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, लेकिन जंतु जो है वो अपना भोजन या तो पौधों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए या फिर दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं और उससे ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप एक पिरामिड देख रहे हैं, यह पिरामिड है, पिरामिड है यह पिरामिड, जिसको त्रिकोणाकार आकार होता है, इसको पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड में भोजन को दिखाया गया है कि आपको जो ऊर्जा प्राप्त होती है आपके शरीर में वह किन किन तत्वों से होती है, किन किन खाद्य पदार्थों से होती है। यह जंतुओं के लिए है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों को ज़्यादा खाना है, किन चीज़ों को कम खाना है, किसको कितनी मात्रा में खाना है, फल सब्जियों को कितना खाना है, अनाज को कितना खाना है, मीट और मांस को कितना खाना है, यानी जो पौधों से हम भोजन करते हैं वो या फिर जंतुओं से जो भोजन करते हैं वो, उसका जो है सारा चीज़ तय है। इसके अंतर्गत हम लोग अपना भोजन करते हैं और इस तरह से हम लोग अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज यहीं तक हम देखेंगे और अगली कक्षा में फिर हम यहीं से शुरू करेंगे कि हम अपना भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, किन तरह के भोजन को करते हैं, और फिर इसके आगे और जो बातें होंगी उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।